नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी उम्र 18 साल से 26 साल के बीच में है और ये जो उम्र है ये जनरल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी के लिए है। इसमें आप एससी एसटी के लिए 5 साल बढ़ा सकते हैं, ओबीसी के लिए 3 साल बढ़ा सकते हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 साल बढ़ा सकते हैं। ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप लोग के लिए ये पोस्ट नहीं है। इंडियन ऑयल की इस वैकेंसी में आप देख सकते हैं ये नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, वर्कमैन की पोस्ट है। आसान भाषा में कहूँ तो अगर आप 12वीं पास हैं और आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस है, जो हैवी वाला लाइसेंस होता है, अगर वो आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, है ना। 12वीं के बाद अगर आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है 1 साल का ड्राइविंग का तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। ज़्यादा नहीं है, 150 रुपए की फीस है इस फॉर्म की। इसके बारे में बताने वाला हूँ मैं अभी। ठीक है। तो आपको मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया। अगर आप 12वीं के साथ आपके पास क्या है, 12वीं के साथ अगर आपके पास इसमें किसमें ड्राइविंग लाइसेंस है और आपके पास उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। याद रखिए 1 साल का एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के बाद होता है। ये नहीं कि आप 12वीं के पहले आपका कोई क्वालिफिकेशन, उसको नहीं गिना जाएगा। मिनिमम 1 साल का होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी जो हमें करनी है। ये जो फॉर्म है आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। 9 जुलाई से ये खुला हुआ है। ठीक है। ये दिख रहा है आपको, 9 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है। इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है उसके लिए मैं जरा रेड पेन ले लूँ और एक एक करके आपको सारी बातें बताऊंगा। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 जुलाई है और देखिए पहली बात तो पूरी सरकारी नौकरी है, कुछ भी वो नहीं, महारत्न कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है ये। ठीक है। तो इसमें वर्कमैन की जो है पोजीशन निकली हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट है और 29 जुलाई को ये फॉर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में सब कुछ इन्होंने बता दिया है। 21 अगस्त को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, डेट ऑफ रिटर्न है। जो इसका पेपर होना है उसमें रिटर्न एग्जाम सबसे पहले होगा और 21 अगस्त को इसका पेपर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपने एग्जाम दिया मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी कि क्या क्या है। कुछ नहीं है, 3 सेक्शन आपको पढ़ने हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है और रीजनिंग है। ठीक है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, और आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के 40 मार्क्स के, आपके मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, है ना, और 40 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन करके आइएगा, पूरा अटेम्प्ट करके आइएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दी गई है। अब एक बात मैंने आपसे कही कि हर सेक्शन 40-40 नंबर का है। ठीक है। यानी कि क्या बताया मैंने आपको कि ये जो आपकी इंग्लिश है ये भी 40 मार्क्स की है। ठीक। और आपका मैथ्स जो आ रहा है वो भी आपका 40, नहीं, एक सेकंड, इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश है 20 मार्क्स की, इंग्लिश है 20 मार्क्स की, मैथ्स है 40 मार्क्स की और रीजनिंग है आपकी 40 मार्क्स की। ठीक है। और इतने ही क्वेश्चंस हैं तो आपको दिख रहे होंगे 40-40 80 और 20, ये 100 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है दोस्तों। तो 100 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के हैं। अब एक बात मैं आपको समझा दूं कि जनरल वाले, है ना, जो जनरल वाले हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी। ठीक है। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर की बात नहीं हो रही, क्रीमी लेयर वालों को अब वो तो सभी इसी में आ गए। अगर इन्हें रिटर्न एग्जाम पास करना है तो इन्होंने कट ऑफ पहले से डिसाइड कर दिया है। 100 में से आपको 50 नंबर लेकर के आने हैं। ठीक है। अगर आपके 100 में से 50 नंबर आ गए तब आपको अगली प्रोसेस में जाने का मौका मिलेगा। अगली प्रोसेस कौन सी है सर? इसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा, हैवी लाइसेंस मांगा है ना, तो ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका, है ना, स्किल टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी होगी, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ध्यान रखिए। तो जैसी क्वालिफाई करना है, पहले रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 50 मार्क्स के लेकर के आने पड़ेंगे। सर बस इतना पूरा मिस नहीं, आपको अलग अलग सेक्शन में भी मार्क्स लेकर के आने, कट ऑफ अलग अलग भी डिसाइड किया गया है। तो अभी मैं सिर्फ जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करता हूँ यहाँ पर, है ना। तो इनके लिए भैया पहले कहा कि 100 में से कितना लेकर के आओ, 50% मार्क्स, यानी कि 50 नंबर, 100 का 50% मतलब 50 होता है। इनने कहा है आपको अलग अलग सेक्शन में भी सेक्शनल कट ऑफ लेके आने। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में अलग से पास होना पड़ेगा, मैथ्स में अलग से पास होना पड़ेगा, रीजनिंग में अलग से पास होना पड़ेगा। ठीक है। और कितना लेकर के आना है दोनों का, इन सब का आपको जैसे इसमें बता दूं, सबका 40-40% है। ठीक है। तो अब देखिए मैथ्स का 40% कैसे होगा, 40% कैसे निकालते हैं? बड़ा इजी है। देखो जरा, मान लो कोई बोले कि 40 का जो है निकाल के दिखाओ 40%, तो आप यहाँ पे 40% लिखा, आप इस जीरो से इस जीरो काट दो और इन दोनों को इंटू कर दो, कितना आ गया? 16। ईजी है। तो इसका मतलब है कि 40 में से कितने नंबर लेकर के आने पड़ेंगे? 16। इसमें से भी कितने लेके आने पड़ेंगे? 16। तो मतलब आपको अलग अलग भी पास होना है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई 20 का निकाल करके दिखाओ, 20 मार्क्स का निकाल के दिखाओ 40%, तो आपको समझ में आ गया, 0 से 0 काट दिया, 2 से 4 को इंटू कर दिया, कितना आ गया? 8 मार्क्स। सीधी सी बात है, 8 मार्क्स इसमें लाने हैं। क्लियर होगी बातें? तो ये है पासिंग मार्क। ठीक है। तो आपको ये इतना लेकर के आना है अगर आपको पास होना है तो।
क्लियर होगी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ है, लेकिन ध्यान देखो जरा, 16 16 32, 32 और 8 कितना हो गया, 40 हुआ सर। तो सर अगर सिर्फ किसी का सबका 40 40 आए, लेकिन क्या वो ओवरऑल पास हुआ? ये पूरे में से आया ना, सबको मिला दो 40 है, और 100 में से आप कितना लेकर आ पाए? 40 ही लेकर के आ पाए। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो 100 में से लाना कितना था? 50 लेकर के आना था। लेकिन क्या 50 आए? नहीं आए, मतलब आप फेल हो गए। समझ गए? इसीलिए साफ साफ बोला है कि आपको अलग अलग पास होना है, मतलब ये तो मिनिमम है, लेकिन ओवरऑल भी पास होना है। तो ध्यान रखिए, ये नहीं कि आप 16 16 और 8 ही लेकर के आ गए और मिला 40, लेकिन ओवरऑल चाहिए कितना था? 50, तब भी आप फेल हो गए। तो ये ध्यान रखना, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सर मैं तो पास हुआ था कट ऑफ वाइज, सेक्शनल कट ऑफ वाइज, लेकिन क्या आप ओवरऑल कट ऑफ को टच करके आए? नहीं। तो मतलब ये कि नंबर लाने हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा ज्यादा लाने हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी अब आपको। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, समझ गए इस बात को हम। और मैंने जैसा बताया, और ये देखिए सर, अब SC ST और इनके लिए क्या, देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए फॉर्म नहीं है, पहले तो समझ गए होंगे, है ना। एक्स सर्विसमैन के लिए है। देखो अब इनको तो कोई फीस देनी नहीं है, ना एक्स सर्विसमैन को, ना SC ST को, किसी को नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जितना आपने देखा ना कि ये इसमें से बस 5% कम कर लो। ठीक है, जहां पर जनरल EWS OBC को पूरे में से कहा था 50%, वहीं पर अब अगर SC ST और एक्स सर्विसमैन है तो इनको कहा गया है कितना? इनको कहा गया है 45%। ठीक है, तो अब इसका 45% निकालना है आपको, आप समझ गए होंगे। ठीक है, 5% कम कर देना है। ठीक है, तो वो समझ गए आप। अब यहां पर देखिए जरा, जैसे ही इसमें आओगे तो सर इसके अंदर क्या है, अब इसमें कितना बोला गया था? 40%, है ना। सेक्शनल कट ऑफ में 40% बोला गया है, तो SC ST और एक्स सर्विसमैन को कितना लाना पड़ेगा? 35% लाना पड़ेगा एक एक कट ऑफ में। क्लियर होगी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये नॉर्मल बात थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो आपका रिटर्न एग्जाम 21 अगस्त को हो जाएगा, उसमें मैंने बता दिया क्या क्या कंटेंट है और कैसे पास होना है। ये पास होने के तरीके हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, ये आप समझ गए। रिटर्न एग्जाम का जो रिजल्ट है ना, 21 अगस्त को पेपर हुआ, इसका रिजल्ट आपको ये दे देंगे 6 सितंबर को। और जो लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, जैसे ये जो कट ऑफ अगर पार हो गया आपका सबका, तो आपको 6 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा इस बात का कि कौन कौन पास हुआ है, और उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और साथ में ही होगा स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट। ये देखो जिसके कहते हैं, देखो स्किल, प्रोफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट। ठीक है, फिजिकल टेस्ट में ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, आपको ड्राइविंग टेस्ट करवाएंगे भाई, बनी बात है ड्राइविंग के लिए, है ना। और ये होगा आपका 20 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर, बहुत सारे लोग रहेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही निकलेगा तभी आपको ये देने देंगे आपका स्किल, प्रोफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट। इसको शॉर्ट में कहते हैं SPPT। क्लियर होगी बात है, शाबाश, है ना। तो अब देखिए सर, फिर ये वाले का रिजल्ट कब आएगा सर? इसके पूरे का रिजल्ट आएगा, देखो 20 से 24 सितंबर तक तो ये लेते रह गए। अब इसका रिजल्ट आ जाएगा 24 अक्टूबर को, फाइनल रिजल्ट की कौन हुआ है कौन नहीं हुआ है। ठीक है, मुद्दा ये दोस्तों ये नहीं है। मैंने कई सारे कमेंट्स देखे हैं, आपके कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सर मैंने ये किया है, मैंने BBA किया है, मैंने वो किया है सर, वो किया है, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, ये बहुत डाउट देता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आज भी। अभी आपको देखिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, पहले आपको ये ध्यान रखना है। इसमें जो मांगा गया है उसको ध्यान सुनना है। इसमें मांगा गया है 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 12वीं में भी परसेंट बताए गए हैं कितने क्या होने चाहिए। ठीक है, उसके बारे में अभी बात करेंगे हम यहाँ पर जाकर के। 50% है उसके, 45% उसके, है ना। 12वीं के परसेंटेज चाहिए होंगे। 12वीं के साथ मैंने क्या बोला आपको, हैवी लाइसेंस चाहिए, है ना। हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए आपके पास होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात ध्यान सुनिए, किसी के पास मान लीजिए कि ड्राइविंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, और 12वीं के अलावा, अब देखो क्वालिफिकेशन की बात करें, पढ़ाई में 12वीं मांगा था, लेकिन इसके पास तो भैया डिग्री है, इसके पास MBA है, इसके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है। अब क्या होगा, इनको भरने नहीं दिया जाएगा। मैं बहुत बार बार ध्यान से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास हायर डिग्री है तो आप नहीं भर सकते। ठीक है, तो कौन है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है और उसके पास हायर डिग्री है तो वो भर सकता है, वो रिटर्न भी दे सकता है, वो सब कर सकता है। ये एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों, सिर्फ नॉर्मल पीपल के लिए नहीं है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, सर एक्स सर्विसमैन होता कौन है? एक्स सर्विसमैन का मतलब होता है जो इंडियन नेवी में हो, इंडियन एयरफोर्स में हो, है ना, हमारी डिफेंस जितनी भी हो गई, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इनसे निकले हुए, पैरामिलिट्री, ये सारे, इनमें कम से कम 5 साल 7 साल, इनमें एक्स सर्विसमैन किसको कहते हैं? इनमें नौकरी करने वाले जो इससे रिटायर्ड हो गए हो या रिटायरमेंट ले लिया हो, है ना, या किसी वजह से डिस्चार्ज हुए हो, तो इनको फिर अपने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अपने इनकम पे सब दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब मालूम है ना आपको, अगर इनमें कोई बंदा ऐसा रहा हो जो ड्राइविंग करता था, सब करता था, तो उसके पास बहुत ज़्यादा एडिशनल हो गया वो। यहाँ पर तो 1 साल का एक्सपीरियंस था, उसके पास तो इंडियन नेवी और इन सब का है। ठीक है, तो उसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन होती थी। हो सकता है उसने BE किया हो सकता है उसने BTech कुछ भी किया हो और वो ये करना चाहता हो। इससे कोई बड़ी बात नहीं कि उसने BTech किया और यहाँ पे ड्राइवर बनना चाहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंडियन ऑयल से फर्क पड़ता है, कौन सी कॉर्पोरेशन में आप काम करने आ रहे हो, इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो उनके पास मान लीजिए एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो लोग तब भी अलाउड है। मतलब ये समझ जाइए कि एक्स सर्विसमैन को हायर क्वालिफिकेशन होने पर भी ये फॉर्म भरने दिया जाएगा, लेकिन नॉर्मल पीपल जो डिफेंस से नहीं है,
है ना। मेरी आपकी तरह जो डिफेंस से नहीं है, अगर हम लोग भरना चाहते हैं तो हमारे पास अगर हायर डिग्री है तो हम इसे नहीं भरने देंगे, वो हमें रिजेक्ट कर देंगे। आप एक बार में एक ही फॉर्म भर सकते हैं। किस किस स्टेट में ये पोस्ट खाली मैं बता देता हूँ आपको। तमिलनाडु हो गई, ठीक है, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पर खाली है। तो पेपर का जो लैंग्वेज रहेगा वो तमिल, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, इन सब में रहेगा, ठीक है ना। और टोटल 39 पोस्ट, ये भी बता दूं आपको, टोटल 39 पोस्ट है यहाँ पर, 39 पोस्ट, ठीक, ये ध्यान रखना है। 150 रुपए लगेंगे, 150 रुपए, लेकिन किसके लिए है 150 रुपए? जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। ओबीसी, क्रीमी, नॉन क्रीमी सबके लिए आता है, ये आप समझ गए होंगे, है ना। अब एक बात ध्यान रखिए, एससी एसटी तो क्लियर होगी बात है। मैंने क्या कही आपसे, है ना, अगर आपके पास हायर एजुकेशनल डिग्री भी है, सब कुछ है, अगर आप नॉर्मल लोग हैं तो आप इसको नहीं भर सकते, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर एक्स सर्विसमैन वाले हैं और आप इसको फायदा उठाना चाहते हो तो आप इसको भर सकते हो, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलें। और देखिए सारी डेट याद रखिए, 9 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है, 29 जुलाई फॉर्म खत्म हो जाएगा। 21 अगस्त को आपका जो है डेट टेस्ट का है, तो एडमिट कार्ड उससे पहले आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और एसपीपीटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट कब आएगा? 21 अगस्त वाले का जो पेपर दिया आपने, इसका रिजल्ट आ जाएगा आपको 6 सितंबर को। 6 सितंबर को ये बता देंगे कि आपका कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एसपीपीटी होना है। तो ये आपको उसमें बता दिया गया कि भैया 20 से 24 सितंबर होना है। फिर आपने जो भी ड्राइविंग टेस्ट सब दिया है, इसका रिजल्ट अगले महीने 14 अक्टूबर को आ जाएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। इस महारत ने कंपनी की क्या क्या मैंने आपको बताई, ठीक है, कैसे सिलेक्शन और इसमें क्या है सारी चीजें। एंड अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ठीक है, फॉर्म क्या है सब कुछ समझाऊंगा मैं, कहाँ से मिलेगा सब कुछ देखना है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसकी जो पे स्केल है वो 23,000 से शुरू होकर के 78,000 जा रही है। ये भी आप ध्यान रखें। कौन कौन सी पोस्ट थी मैंने कहा था, देखो तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी में खाली। सबसे ज्यादा तमिलनाडु, पुदुचेरी में इसकी पोस्ट है, यहाँ पे देख रही हो टोटल 28 है ना। अब SC ST जहां पर आपको दिख रहा है कि हमारे कैटेगरी में पोस्ट नहीं, तो आप जनरल के लिए भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप जनरल से भरते हैं, कोई भी रिजर्व कैटेगरी वाला SC ST ओबीसी अगर जनरल से फाइट करना चाहे तो अलाउड है, लेकिन उस कंडीशन में उसको एज की जो छूट मिलती है ना वो नहीं मिलती, और जो रिटर्न में क्वालिफिकेशन में छूट मिलती है, जैसे 12वीं के परसेंट में आपको 5% कम चल जाता है। लेकिन अगर आपने जनरल से भरा तो फिर आपको वो भी नहीं है, फिर आपका सब कुछ जनरल जैसा हो जाएगा, ठीक है। फीस नहीं लगेगी लेकिन आपको सब कुछ जनरल जैसा हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना आपको। चलिए, अब कौन कौन सी पोस्ट है। 101 पोस्ट कोड में जूनियर ऑपरेटर है, एविएशन ग्रेड 1, जूनियर ऑपरेटर एविएशन ग्रेड 1, जूनियर ऑपरेटर एविएशन ग्रेड 1, सारे एक ही पोस्ट हैं, बस स्टेट अलग अलग है। और याद रखिए आप किसी एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप 2-3 स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो, एक्स सर्विसमैन विल बी अप्लाइड हॉरिजॉन्टल बेसिस, है ना। एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये रहा 12वीं चाहिए। और देखो कितना परसेंट मांगा है, 45%। किसके लिए है ये? जनरल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी, इनको कम से कम 45% इनके पास 12वीं में होना चाहिए। सर अगर SC ST से है तो आपको 40% में काम हो जाएगा आपका। लेकिन साथ में क्या बोला है, अब चाहे जनरल, EWS, OBC हो, चाहे SC ST हो, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और देखो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और ये देखो 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए? आफ्टर एक्वायरिंग HMV लाइसेंस, मतलब आपने पहले तो आपके पास HMV लाइसेंस होना चाहिए, और HMV लाइसेंस जब आपका इशू हुआ हो उसके बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो ड्राइविंग में। ये है एक्सपीरियंस का मतलब, याद रखना। आपका हैविंग लाइसेंस बनने से पहले अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो काउंट नहीं होगा। जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है हैवी वाला और उसके बाद आपने 1 साल कहीं काम किया और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अलाउड हो। क्लियर होगी बात है, शाबाश। अब देखो, अप्लाई फॉर पोस्ट अंडर 1 स्टेट ओनली, आप एक ही पोस्ट स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये भी आप समझ चुके हो, ठीक है। देखो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, अब क्या होता है कि कभी कभी किसी के पास 12वीं का इक्विवेलेंट होता है। देखो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो 12वीं के, जैसे हम 12वीं कहते हैं ना, ऐसी और भी जगह अगर अलग अलग स्टेट में 12वीं को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। या कहीं पर आप नौकरी करते हैं जैसे इंडियन नेवी, इन सब में 12वीं के बराबर सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो एक्स सर्विसमैन के पास अगर वो क्लेम करना चाहे कि मेरे पास 12वीं नहीं लेकिन 12वीं के बराबर समकक्ष एक सर्टिफिकेट है जो कि मुझे आर्म फोर्सेस में मिला है, और उसकी तरफ में मैं ये भर सकता हूँ क्या? हाँ, तो भर सकते हैं, लेकिन ये एक्स सर्विसमैन वाले ही भर सकते हैं। बाकी नॉर्मल लोग को तो 12वीं का ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, एक्स सर्विसमैन को ही छूट मिली है, बाकी किसी को छूट नहीं मिली है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, और देखिए भाई 12वीं जो है इन्हें साफ साफ बोला है, देखो ध्यान से, फुल टाइम होना चाहिए। यानी ये नहीं कि आपने घर बैठे की हो, प्राइवेट की हो, प्राइवेट वाले नहीं भर सकते 12वीं, याद रखना। अगर किसी ने 12वीं प्राइवेट से की है तो वो उसके लिए अलाउड नहीं है। होता है ना, किसी का पार्ट टाइम होता है, किसी का करस्पॉन्डेंस होता है, कोई डिस्टेंस दूर बैठे बैठे घर बैठे बैठे कर दिया। ओपन स्कूल से अगर आपने किया है तो यहाँ देखो कैंडिडेट इन एलिजिबल, ओपन स्कूल वाले इन एलिजिबल है, डिस्टेंस लर्निंग वाले इन एलिजिबल है, करस्पॉन्डेंस वाले इन एलिजिबल है, पार्ट टाइम वाले इन एलिजिबल है। सिर्फ कौन भर सकता है भैया? जिसने फुल टाइम किया, बिल्कुल जो जैसे होती है, स्कूल जाते हैं, सब करते हैं, वो वाले, ठीक है।
ठीक है। लेकिन किसके लिए अलाउड है, कौन है जो पार्ट टाइम अगर किया हो, करस्पॉन्डेंस किया हो, डिस्टेंस लर्निंग किया हो, ओपन स्कूल, ये एक्स सर्विसमैन, अगेन एक्स सर्विसमैन को ये छूट दी जा रही है, डिफेंस वालों को। ठीक है, बाकी किसी नॉर्मल पीपल के लिए नहीं है ना। और लेकिन हाँ, लेकिन अगर वो पार्ट टाइम पे कर रहे हैं तो उनको इसकी जो है कॉपी ऑफ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की कॉपी दिखानी पड़ेगी। अगर उनके पास हायर एजुकेशन है, देखो एडिशनल हायर एजुकेशन किसके लिए भैया, ये सब कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए बच्चे, सब एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, तो अगर वो एडिशनल और हायर क्वालिफिकेशन है उनके पास, मतलब 12वीं से ज़्यादा पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो एक्स सर्विसमैन है यानी डिफेंस से है, तो उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या डिक्लेरेशन में लिखा होगा कि हम ठीक है हायर एजुकेशन में हमने बड़ा सा ग्रेजुएशन करके रखा है और हम पोस्ट भर रहे हैं 12वीं वाले, लेकिन हम अपने ग्रेजुएशन यानी डिग्री के बेस पर कोई भी बेनिफिट नहीं लेंगे फ्यूचर में, कोई भी बेनिफिट किसी भी स्टेज में नहीं लेंगे, ना रिटर्न में इसका बेनिफिट चाहिए हमको। होता है ना कि हमने डिग्री लिए तो हमको 5% नंबर एक्स्ट्रा दो, तो फिर लोग केस लड़ने लगते हैं, नहीं। तो इसमें साफ लिखा है इस बेस पे आपको आपकी हायर डिग्री के बेस पे कोई नंबर नहीं मिलेगा, और ये सिर्फ दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए ये समझ गए आप, चलिए बहुत बढ़िया। और बस ठीक है, इतना ही था, है ना। और ये देखो, ये है वो जो मैंने पेपर आपको बताया था, है ना। जनरल एप्टीट्यूड यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन, इंग्लिश आपकी 20 क्वेश्चन है, टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एक एक मार्क के हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और याद रखो कोई भी ये ऑनलाइन पेपर नहीं भी है, ये ऑफलाइन पेपर है। OMR शीट मिलेगी आपको, तो याद रखना, तो जैसे 4 ऑप्शन मिलेंगे क्योंकि सारा कुछ ऑब्जेक्टिव है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको गोला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो गोला लगाते वक्त बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कितने घंटे मिलेंगे सर, 90 घंटे, 1.5 घंटे का पेपर है आपका, ध्यान रखें। और ये रहा कट ऑफ, जैसे कि मैंने कहा था 50% नंबर लेकर के आने, ओवरऑल कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ कितना है 50%, किसके लिए, जनरल, EWS और OBC के लिए। ठीक है, और सेक्शनल कट ऑफ कितना है इनके लिए, इन्हीं लोग के लिए, तीनों के लिए 40% है, मालूम है ना, मुझे मैंने बताया था। लेकिन सर अगर SC ST है, SC ST है तो इनको 5% की छूट मिली हुई है सब। तो मान लो जैसे कि ये 50% चाहिए था यहाँ पर ओवरऑल में, उनको चाहिए 45%, है ना। SC ST को कितना चाहिए 45%, यहाँ पर सेक्शनल में बोला था 40, उनको कितना चाहिए 35%, समझ गए होगे इस बात को। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। और मेरिट लिस्ट वगैरह, अब देखो यहाँ पर ये सब बातें लिखी भैया कि अगर आपने कोई भी फायदा, एक्स सर्विसमैन को मालूम है ना, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट, ये सब दिखाना पड़ता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होते हैं इनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। ठीक है, SC ST को कम्युनिटी, OBC को कम्युनिटी, OBC को ये दिखाना पड़ता है कि वो क्रीमी लेयर में नहीं आते, वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो ये बात का एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, और ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और तो ये सारे सर्टिफिकेट लेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में लेकर के जाने हैं, साथ में इनका एक सेट लेकर के जाना है फोटोकॉपी का। ठीक है, फोटोकॉपी का लेके जाना, 2-3 सेट बनाना, मैं तो कहता हूँ 5 सेट बना लो पूरी फोटोकॉपी के, और उन सब पे साइन कर देना, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कर देना। साइन कर देने से सेल्फ अटेस्टेड, किसको फोटोकॉपी करना है, ओरिजिनल पे साइन मत कर देना, ओरिजिनल पे नहीं करते हैं। ठीक है, उसकी फोटोकॉपी पे करते हैं, फोटोकॉपी पे करोगे तो फोटोकॉपी अटेस्टेड फोटोकॉपी बन जाती है। और आप जब ये फॉर्म भरोगे ना, पूरा फॉर्म ऑनलाइन है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अटेस्टेड कॉपी वहाँ पर अपलोड भी करनी पड़ेगी इसमें ऑनलाइन भरते वक्त। तो इन सबको भैया ऐसा है कि इनको या तो JPG, चले जाना स्कैन वाली दुकान, सीधे बोल देना भैया इनको स्कैन कर दीजिए, या तो JPG फॉर्मेट में ला देना, या फिर PDF में कन्वर्ट कर लेना, लेकिन साइज होगा 20 KB से लेकर के 50 KB तक का। ठीक है, इससे ऊपर नहीं होना सेम साइज का। ठीक है, आपकी फोटोग्राफ भी आपको स्कैन करवानी पड़ेगी, वो भी इतनी होनी चाहिए, और आपके सिग्नेचर भी आपको स्कैन कराना होगा, वो भी इतना ही चाहिए। ठीक है, समझिए इस बात को, बहुत बढ़िया। ठीक है, और जितने भी कम्युनिटी वाले हैं उनको अपने कम्युनिटी के सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे, मालूम है ना आपको। ये उम्र वगैरह लिखी मैंने आपको बताया था, 18 से लेकर के 26 साल तक की है। अब देखो ये किसके लिए दोस्तों, ये जनरल और EWS के लिए। ठीक है, अब आपको पता है जब यहाँ पे 26 साल लिखा है ना, मैक्सिमम समझ जाओ कि सिर्फ जनरल और EWS वाले जनरली होते हैं, बस गरीब होते हैं, इन्हें गरीब कहा जाता है ना, ये एक अलग से बनाया, 10% का आरक्षण मिलता है इनको। ठीक है, मतलब इन्हें मानते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना, मतलब गरीब हुए। ठीक, ऐसा कि मतलब जनरल में गरीब परिवार, मतलब ये कैसा सर, इकोनॉमी कैसे डिसाइड होता है, डिसाइड ऐसे होता है, ऐसा जनरल का परिवार जिसकी सालाना आय पूरे परिवार को मिला करके सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो, उसे EWS कहते हैं। OBC में भी यही फर्क होता है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में। क्रीमी लेयर कौन, नॉन क्रीमी लेयर कौन होते हैं, जहां पे भी आप OBC देखते हैं ना, तो OBC में हमेशा देखना नॉन क्रीमी लेयर लिखा होगा, क्रीमी लेयर को वो आरक्षण नहीं मिला हुआ है। जहां भी OBC लिखा है तो OBC में नॉन क्रीमी लेयर को आरक्षण मिलता है। सर क्रीमी लेयर कहाँ जाता है, क्रीमी लेयर को यहाँ पर जनरल कैटेगरी में रख दिया जाता है। ठीक है, तो सर OBC में भी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में अंतर क्या होता है, देखो OBC का ऐसा परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, पूरे परिवार की आय साल में मतलब 8 लाख से कम कमा पाते हैं, तो उनको ये OBC नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं। तो इस बात का सर्टिफिकेट उन्हें दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब एज में आपको छूट मालूम है, बता दूं, देखो यहाँ पर जो छूट देख रहे हो ना आप, ये जनरल के लिए। तो सर OBC के लिए क्या कर दें, OBC के लिए आप बढ़ा दीजिए 3 साल, तो मतलब 26 में 3 साल जोड़ दोगे तो इनके लिए हो गई 29 साल मैक्सिमम एज हो गई। अब SC ST को देख लो आप,
ठीक है। SC/ST के लिए 5 साल एक्स्ट्रा मिलती है, तो इससे 5 साल एक्स्ट्रा, तो 26 से ऊपर 5 जाओगे तो इनके लिए हो गई 31 साल। 31 साल तक ये भर सकते हैं, 29 साल तक ये मैक्सिमम इतनी एज, ठीक है। और ये एज ध्यान से देख लीजिए, इतने इसके हिसाब से देखना है। 30 जून को ही आप, है ना, क्या कहना चाहिए, 26 साल के अंदर होनी चाहिए, 26 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 26 साल से ऊपर होने का मतलब 26 साल एक दिन भी होता है। अगर एक दिन भी ऊपर हो गया तो आप नहीं भर पाओगे, आपको ओवर एज बता देगा। क्लियर हो गई बात है, तो ध्यान रखना। चलो ठीक है, ये भी आप समझ गए, है ना। 150 रुपये लगने हैं, मैंने बता दिया किस किस को भरने पड़ेंगे। EWS, जनरल, OBC, इनको 150 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो ये देख लेना थोड़ा सा आप लोग। और ठीक है, और एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना, मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मेल आईडी लिखी हुई है, अगर आपकी कोई भी डाउट है तो इस पर आप तुरंत उसे मेल कर सकते हो, ठीक है। और देखिए जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो आपको मालूम है आपको क्या क्या ले, एक तो एडमिट कार्ड लगता है, दूसरा एक कोई भी आईडी लगती है, पैन कार्ड, ID कार्ड, लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, है ना। और एक काम और करना है आपको कि आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी ले जानी है अपनी, ठीक है। एडमिट कार्ड की भी फोटोकॉपी रख लेना, और जो आप ID लेके जा रहे हो ना उसकी भी फोटोकॉपी करके उस पर साइन कर लेना। ऐसे 4-5 रख लेना अपने पास, वहाँ जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। चलो ठीक है, और आपको इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है सर्विस के लिए वैसे तो, लेकिन फिलहाल के लिए अभी यहीं पर है। और ये रहा दोस्तों, जो मैंने आपको डेट बताई थी पूरी की पूरी यहीं पे इस कैलेंडर में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन डेट ये कब ये जारी हुआ, 9 जुलाई को, है ना। 9 जुलाई को ही जारी हुआ, 9 जुलाई से फॉर्म खुल गया था, 29 जुलाई तक लास्ट डेट है ना। और 21 अगस्त को पेपर हो जाएगा, 6 सितंबर को उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 6 सितंबर को रिजल्ट आएगा, और ये भी बताएंगे कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और 20 से 24 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पहले होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका सही हो जाएगा, उसका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट अगर ये भी ठीक हुआ तो फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट की जानकारी 14 अक्टूबर को रिजल्ट के रूप में दे दी जाएगी, 14 अक्टूबर को आ जाएगा भैया, ठीक है। आपको देखो अब अपलोड जब करना है तो देखो बोला ना, ईच डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, तो है ना, तो सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। फिर उनको अपलोड कर देना वहाँ पर JPG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट में, और 20 से 50 KB के अंदर होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट है सर? 10th की मार्कशीट लगेगी, ये मालूम है ना, और 12th की मार्कशीट लगेगी, ये लिखा हुआ है। आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो लगेगा ही, अटेस्टेड कॉपी सारी किसकी, आपकी कम्युनिटी, SC, ST, OBC, ये सारा कुछ लगना है। कॉपी ऑफ सर्विस बुक, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, सर्विस बुक की कॉपी लगेगी। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी, एक्स सर्विसमैन के है। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर हो गया ब्लैकिंग पे। तो दोस्तों ये था पूरा IOCL का मैंने जो बताया आपको, ठीक है। ये जानकारी जरूरी थी ताकि आप इसे भर सकें। भाई मुद्दा यही है कि आपको नौकरी चाहिए, और नौकरी की जानकारी यहाँ पे मिलती है पूरी डिटेल के साथ, ठीक है। तो कहीं पे भी कोई डाउट है तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने ग्रेजुएशन से जुड़े सारे मामले यहाँ पे बता दिए। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर मैंने BBA किया, ये क्या किया, वो किया, उससे मतलब ही नहीं। जो मैंने बोला इस वीडियो में बस उतना ही हो सकता है, ठीक है। यहाँ गुंजाइश नहीं होती कि आप सोचते हैं कि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कोई गुंजाइश बता दूंगा, नहीं, गुंजाइश नहीं होती। ये तो जो PDF में लिखा है ये बेटा ये रिटर्न है, ये रिटर्न मतलब हो गया, मतलब खत्म हो गई बात, क्लियर हो गए, है ना। तो जितना इसमें बताया मैंने उतना समझा दिया है। अब आप बोलेंगे सर मैंने BE किया है, B.Tech किया, क्या मैं भर सकता हूँ? भाई अगर आप एक्स सर्विस, मैंने साफ बोला ना, हायर ग्रेजुएशन किसके लिए अलाउड है? सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो हाँ, लेकिन अगर आप नॉर्मल पीपल हो तो बिल्कुल नहीं। अब आप चाहे BE कर लो, B.Tech कर लो, ME कर लो, M.Tech कर लो, BSc कर लो, BBA कर लो, MCA करके बैठे हो, कुछ भी करके बैठे हो, उससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? पक्का? शाबाश, ठीक है। उम्र आपने देख ली 30 जून, वो भी आप समझ गए कि कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसा है जो इस वीडियो में नहीं है, देखिए पहले तो वीडियो देखा करें। वीडियो आप कुछ ऐसी चीजें भी पूछते हैं जो वीडियो में पहले से होती है। मैंने वीडियो बनाई क्यों है? वीडियो मैंने इसलिए बनाई ना कि आपको डाउट ना पूछना पड़े, और उसमें ना हो कुछ तो वो पूछिए, ठीक है। तो फिर मैं आपकी मदद करूंगा। बाकी मैं PDF भी शेयर कर रहा हूँ, आप भी एक बार पढ़ लिया करें। देखो पहले वीडियो सुन लो, फिर एक बार PDF देख लो, हमेशा के लिए डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और तुरंत फॉर्म भरो, और खुद से फॉर्म भरने की कोशिश मत किया करो। कभी कभी मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। जब लगता है कि नहीं हो पाया तो तुरंत ऑनलाइन जाओ ना, वो बेचारे दुकान खोले क्यों बैठे? आप 50-100 रुपए उनको देने में से कतरा रहे हो, है ना। बड़ी चीज की तैयारी जब इंसान करता है, या कहीं बड़ा जब लक्ष्य होता है ना, जब बड़ा लक्ष्य होता है तो छोटी छोटी चीजों को नहीं ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पैसे के बारे में अभी आप मत सोचिए, अभी आपकी उम्र नहीं है, 26 साल से मैक्सिमम लिखी हुई है, ठीक है। और पैसे के बारे में आपका सोचना भी काम नहीं है। आपके अगर ऊपर हैं अभी सब लोग, तो अभी आप काम चलाइए अपना। जैसी एक सैलरी आएगी ना, सब कुछ कवर हो जाता है। कितने की फॉर्म भरोगे पूरे जीवन में? जैसे 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, सैलरी भी साला 15,000 से ऊपर मिलती है कभी। तो एक बार में सब कवर हो जाना, तो क्या ये अभी मत सोचो भैया। फाइटिंग फेज में ये नहीं सोचना चाहिए, तैयारी के नाम पे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए पैसे लग रहे हैं, नहीं, ये सब आ जाते हैं, सब आता है। पैसे सोचोगे अभी तो कल नहीं कमा पाओगे, ठीक है। और अगर आज नहीं सोचोगे इसके बारे में, इसको देखो, अभी आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना, अभी आपको ये सोचना कि मैं कैसे इंप्रूव करूं, इंप्रूव करने में क्या क्या खर्चा आ सकता है वो सब करिए,
क्लियर हो गई बात है? आप इंप्रूव कर गए तो फ्यूचर में आपके पास पैसा खुद चला आएगा। लेकिन आज आप पैसे के बारे में सोचेंगे तो आप डेवलप नहीं हो रहे तो कल भी पैसा नहीं आएगा, कल भी आप पैसे के बारे में सोचेंगे। हमेशा इंसान को काम के बारे में सोचना चाहिए, पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कैसी लगी जो भी है वीडियो जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो जाए तो अगेन आप कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक और आईडी सब चैनल पे दी हुई है, आप फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर भी आके फॉलो करो, कमेंट करो, पूछो, जो पूछना है पूछो, मैं बताऊंगा, है ना। अगर वो सही हुआ और वीडियो में नहीं हुआ तभी मैं उसका आंसर दूंगा। अगर वीडियो में वो चीज़ हुई तो मैं सीधे लिख दूंगा कि वीडियो में ये चीज़ है, मैंने बनाई है दोस्तों, आप ही के लिए बनाई है। ठीक है, तो उसको प्लीज़ देखिए, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।